हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम लोगों ने जो है पिछले डेरिवेशन में ये देखा कि बोर का जो ऑर्बिट होता है, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट, वो बोर ने किस तरीके से ऑब्टेन किया, एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में होती है वो कैसे ऑब्टेन किया। उसके अलावा हमने उससे पहले बोर के पॉस्टुलेट्स भी देखे थे, तो प्लीज वो सब वीडियोस देख के आइए। तो अब बेसिकली बात करते हैं आज का जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन किस चीज के बारे में, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, हम वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वी नो दैट टोटल एनर्जी, जिसको मैं बाद में टीई लिखने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको मैं के ई लिखने वाला हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं पी लिखने वाला हूँ। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाएंगे तो टोटल एनर्जी बनती है ना, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, तो बेसिकली अब इसका क्या करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में से सबसे बेहतर पॉस्टुलेट आपको क्या लगता है? तो भाई देखिए, मुझे तो फर्स्ट पॉस्टुलेट लगता है। तो यूजिंग बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, अब वो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है वो आप इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियोस में चले जाइए जहाँ पे पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए हैं। तो बोर का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो है mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन था मैंने वो इग्नोर किया। तो ये वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि ये वाला जो अगर आप यूज करते हैं फॉर्मूला, बेसिकली पॉस्टुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाना बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली mv हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। लेट्स से इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है, इसे 2 कह देते हैं। 1 तो इसे कहेंगे ना, इसे 1 कहेंगे ये वाली इक्वेशन को, तो ये 1 है। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जरा गौर फरमाइएगा, एक्चुअल में ऐसा सीन है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल कौन बना रहा है भाई? तो न्यूक्लियस बिल्ड कर रहा है ना, तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्ड कर रहा है, और द पॉजिटिव पोटेंशियल built by nucleus at a distance r from it is, तो भैया पोटेंशियल जो इसने बिल्ट किया न्यूक्लियस ने, वो कितना पोटेंशियल बिल्ट किया? तो दैट इज v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई प्लस जेड ई बाई आर। अरे भाई, चार्ज अपॉन रेडियस है ना, चार्ज अपॉन रेडियस, यही रहता है फॉर्मूले में पोटेंशियल के। तो इतना पोटेंशियल पॉजिटिव न्यूक्लियस ने बिल्ड किया, जो कि हाइड्रोजन की हो सकती है या हाइड्रोजन लाइक की हो सकती है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, देखिए पोटेंशियल तो है, इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल में रहे या ना रहे, उस जगह पे पोटेंशियल तो है, न्यूक्लियस के आसपास इर्द गिर्द न्यूक्लियस के पोटेंशियल तो है, तो इस आर डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल है, ठीक है। तो बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन को लाके उस आर डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि चार्ज इनटू पोटेंशियल होती है। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो माइनस ही है, और पोटेंशियल आपने अभी देख ही लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
प्लस ZE/R। तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिली उसका फॉर्मूला बन जाता है -ZE²/4πε0R। ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करना है भाई, तो अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, है ना, 2 एंड 3 इन 1। 2 एंड 3 इन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल एनर्जी जो भैया हमें आने वाली है वो कितनी आने वाली देख लीजिए जरा। सेकंड वाला क्या था, ZE²/8πε0R। तो ZE²/8πε0R। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी भाई कितनी आने वाली है, आ चुकी, सॉरी। तो इट इज -ZE²/4πε0R। अच्छा, तो अभी एक काम करते हैं कि इस बंदे को 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा 8πε0R और ऊपर ये है ZE² -2ZE²। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बेसिकली क्या आ रहा है आपका, ZE² -2ZE²। तो आपके पास हो जाएगा -ZE²। तो टोटल एनर्जी इतनी आपको आ चुकी है, -ZE²/8πε0R। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। क्या आप इस फॉर्मूले से संतुष्ट हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। अरे भाई, हमें तो एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट चाहिए। nth बोर ऑर्बिट तो दिख नहीं रहा है, तो इधर n लगाओ। अब n लगाने के लिए और क्या बचा है, राइट साइड में ये है। तो भैया इसे रिप्लेस करो ना, तभी तो जाके आएगा। तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 4। लिखते हैं वी नो दैट रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, लिख देना, इंग्लिश में भी लिखना पहले, बाद में मैथ्स का स्टेप लिखना। तो रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट इज n²h²ε0/πm(z)E², है ना। ये हो गया, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन 4, आपको क्या आंसर मिलेगा भाई? तो आपको मिलेगा En इक्वल्स टू -ZE²/8πε0। और R की वैल्यू तो आप जानते हैं, आपको याद भी हो गई होगी। तो n²h²ε0/πmZE²। तो भैया देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आई डोंट थिंक और कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं लग तो नहीं रहा कहीं से भी कुछ कैंसिल होने वाला है। तो En की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो भैया ये ऊपर चला जाएगा। तो -mZ²E⁴, है ना, Z का तो स्क्वायर हो जाएगा और E का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। एक सेकेंड, और कुछ तो रह नहीं गया, नहीं करेक्ट है। सो 8ε0² n² h², है ना, ε0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8ε0² n² h²। तो -mZ²E⁴/8ε0² n² h²। तो ये आ गया हमारा बेहतरीन सा फॉर्मूला एनर्जी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट का। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में काम आएगा हमारे। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि n जो है, सॉरी z जो है वो 1 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब फॉर n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए लेंगे तो बेसिकली En की वैल्यू क्या आने वाली है, मतलब E1 बन जाएगा वो। तो यहाँ पे डाल दीजिए 1, यहाँ डाल दीजिए 1। तो बाकी जो बचा हुआ है ना, उसकी जो वैल्यू आती है बेसिकली वो आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। अच्छा, बाय द वे सुनिए, ये सारी की सारी चीजें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो आपको आंसर जूल्स में आने वाला है, जूल्स में, जो कि बहुत ही अलग सा दिखने वाला आंसर होगा, 10⁻18 या 19 में होगा। अब उसको जब आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप डिवाइड कर देंगे भाई 1.6 इंटू 10⁻19 से, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इतना हो जाता है, और हमें जो है, बिकॉज एटम की जो एनर्जीज हैं बहुत हल्की होती, कम होती, तो हमें जूल्स में बात नहीं करनी, जूल्स तो बहुत बड़ा यूनिट है, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात करना, तो इसे ही याद रखिएगा। तो E1 इज दिस मच। अच्छा, एक चीज में जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना भूल गया वो ये था बस कि खाली En इज प्रपोर्शनल टू Z² बाई n, बस इतना हमें याद रखना है ना।
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सॉरी। तो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ऑब्वियसली एनर्जी जो होगी बेसिकली बढ़ेगी, है ना। बढ़ेगी इन द सेंस, लिसन वेरी केयरफुली, बढ़ेगी मतलब मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हम यहाँ पे वन डालें, एन में वन डालें, तो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन में से। हीलियम में यहाँ पे 2 आएगा, हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को ही चेक करते रहें, फर्स्ट ऑर्बिट को ही चेक करते रहें हर एक के, तो लिथियम में से और भी मुश्किल होगा, बेरिलियम में से और भी मुश्किल होगा। ये हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वैसे ग्राउंड स्टेट टर्म करेक्ट नहीं है यहाँ पे, आपसे वैसे कहिए पहले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर आप हाइड्रोजन देखें, हीलियम देखें, लिथियम देखें, बेरिलियम देखें, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना, वो बढ़ती चली जाएगी, वो मुश्किल होता जाएगा उसको निकालना, क्योंकि इट इज डीप विद इन, इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। तो ये चीज हमें जो है डायरेक्टली समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक ही एटम देखा, यहाँ पे 1 डाल दीजिए या 2 डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए, लेकिन एक ही फिक्स डाल दीजिए। तो लेट्स से मैंने 1 डाल दिया जेड में, तो एन को अगर मैं बढ़ाता जाऊं 1 2 3, तो जैसे जैसे आप बाहर के ऑर्बिट्स देखते जाएंगे, तो वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें निकालना आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम फोर्स फील करते हैं, कम अट्रैक्शन फील करते हैं। क्यों कम अट्रैक्शन फील करते हैं? पहली बात तो वो दूर है, और दूसरी बात एक स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम की चीज होती है जो आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं, ढकते हैं, हल्का फुल्का फोर्स ही न्यूक्लियस का वहां पहुंचने देते हैं। चलिए खैर, तो ये सब चीजें हो गई, आपको समझ में आ गई। ओके, एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। E1 की वैल्यू ये, अच्छा, तो मतलब मैंने ये और ये 1 डाल के निकाला था, है ना, यानी कि वैल्यू जो मुझे मिली है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ इतनी से पार्ट की वैल्यू है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जो भी है, चलिए खैर, तो जो है मैं वापस से लिखता हूं। तो ई एन विल बी सिंपली -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला जो है हमें एंट्रेंस एग्जाम में मदद करेगा, तो इसे भी जरा याद रखिएगा। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, इससे हमें एनर्जीज बड़े आसानी से आ जाएंगी। तो इससे एक बात समझ में ये आ रही है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात ही करते जाऊं, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है बेसिकली उसकी एनर्जी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। कैसे? अरे भाई, हाइड्रोजन की बात ही करते जा रहे हो तो Z1 डाल के ही रखो इसमें। हाँ, n में 1 डालो, फिर बाद में 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ऐसे करके डिवाइड करते हो, तो 13.6 को पहले 1 से डिवाइड करो तो यही आएगा, फिर बाद में 2 के स्क्वायर से डिवाइड करो, मतलब 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा, फिर बाद में 3 के स्क्वायर से डिवाइड करो ना, यानी कि 9 से डिवाइड करो। तो बेसिकली आपको क्या क्या वैल्यूज आएंगी मैं लिख देता हूँ। ये कुछ वैल्यूज याद रखना जरूरी है, एग्जाम में अगर जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो रखना जरूरी है। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, फिर E4 अगर देखेंगे तो -0.85 आता है, फिर -0.54 आता है, फिर 0.37 आता है। ऐसे करके जो है कुछ एनर्जीज, चंद एनर्जीज आपको याद रख लेनी है E4 E5 तक, खाली बस, ज्यादा आगे नहीं जाना। तो अप्रोक्सीमेटली हैं ये सब वैल्यूज, एग्जैक्ट मैंने आगे के टर्म्स नहीं लिखे हुए। चलिए खैर, तो भाई इतना जो है आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ भैया कैसे बनेगा? तो जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहूँ वर्सेस एन, है ना, तो ये एनर्जीज हैं, ओरिजिन के नीचे ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव में एनर्जीज है ना, ओरिजिन के नीचे मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव में है। तो अगर मैं n = 1 लेता हूँ तो इट इज वेरी डीप विद इन, तो -13.6 उसकी वैल्यू है ना। फिर उसके बाद में डायरेक्टली -3.4 आ जाता है, -3.4। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। तो ये जो है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n की वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनर्जी की वैल्यूज। तो n की वैल्यू में ये हो गया 1, ये हो गया 2। अच्छा, अगला वाला आप देखेंगे तो इट इज वेरी नियर टू दिस, तो विच इज गोइंग टू बी, यू कैन से 1.51। तो ये हो जाएगा -1.51। फिर अगला वाला इससे और नजदीक होगा, तो वो जो है वो है -0.85 एंड सो ऑन। अब इससे ज्यादा आगे मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके आगे क्या होगा ना,
एक कंटिन्यूम आना शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूम इन द सेंस ऐसे करके एकदम नजदीक नजदीक लेवल्स आ जाएंगे एंड इवेंचुअली इन्फिनिटी पे जाकर, इन्फिनिटी मतलब एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी जहां होगा ना, वहां पर जाके एनर्जी जीरो हो जाएगी। अरे भैया ये वाला एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे जो है वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एटम के इन्फ्लुएंस से एस्केप कर जाएगा, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है ना उससे एस्केप कर जाएगा। तो यही बात है ना कि अगर कोई एक ऐसा पोटेंशियल वेल में पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे उठाइए, प्लस 13.6 एनर्जी दीजिए, तब जाके वो जो है यहाँ पहुंच जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में रहती है, टोटल एनर्जी का ऑपोजिट ही बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, अगर किसी ने पूछा हाइड्रोजन एटम की, तो आप कहेंगे प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन एटम की, तो आप कहेंगे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द टोटल एनर्जी, प्लीज रिमेंबर दैट। तो बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना अगर आपने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आराम कर रहा था वो जंप करके यहाँ आ जाएगा, जंप करके यहाँ जाएगा इन द सेंस उसकी एनर्जी बढ़ के जीरो हो जाएगी। 13.6 प्लस 13.6 जीरो हो जाएगी उसकी एनर्जी, और एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी में चला जाएगा। एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फाइनाइट ऑर्बिट, मतलब एस्केप कर जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग कभी कभार आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात जरा याद रखिएगा। चलिए खैर, थैंक यू।